नमस्कार। आज हम भारत की एक बहुत ही पुरानी और सच कहें तो एक पहेली जैसी हड़प्पा सभ्यता पर बात करेंगे। जी। जो हमें स्रोत मिले हैं उनके जरिए इसकी परतें खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी। हाँ बिल्कुल। और ये वो दुनिया है जो मतलब हजारों साल पहले कहीं खो सी गई थी। सही कहा। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के आधार पर इस सभ्यता के जो जरूरी पहलू हैं उनको समझें। हाँ। ये कैसे सामने आई, शहर कैसे थे इनके, लोग कैसे जीते थे, क्या सोचते थे, और फिर आखिर में ये खत्म कैसे हो गई। इतनी विकसित सभ्यता थी पर इतिहास में खो गई। बिल्कुल। और ये बात है कब की? जो दस्तावेज हैं उनसे लगता है कि इसका मुख्य समय मोटा मोटा मान लें तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच का। हाँ करीब करीब, मतलब आज से लगभग 4500 साल पहले। सोचिए। चलिए तो इस रहस्य को सुलझाना शुरू करते हैं वहीं से जहां से हमें मतलब आज की दुनिया को इसकी पहली झलक मिली, इसकी खोज से। हाँ, और ये खोज भी अपने आप में एक कहानी है। मतलब जमीन में दबे हुए शहर, भूली बिसरी ईंटें। और फिर 1920 के दशक में तस्वीर थोड़ी साफ होने लगी। जानकारी यही बताती है कि 1921 में दयाराम साहनी थे, एक पुरातत्वविद जी। उन्होंने हड़प्पा नाम की जगह पर खुदाई शुरू की। ये आज पाकिस्तान के पंजाब में है। तो अब फिर तो जैसे एक दरवाजा सा खुल गया। अगले ही साल 1922 में एक और थे, राखाल दास बैनर्जी, आर.डी. बैनर्जी। हाँ, आर.डी. बैनर्जी। उन्होंने सिंध प्रांत में एक और गजब की जगह खोज निकाली, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, जिसका मतलब मुर्दों का टीला बताते हैं। जी। और क्योंकि हड़प्पा वो पहली जगह थी जहां इसके मतलब व्यवस्थित सबूत मिले, हाँ, तो उसी के नाम पर इस पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। अक्सर ऐसा होता है, जब कोई पुरानी संस्कृति मिलती है तो पहली खोजी गई जगह पर ही नाम रख देते हैं। सही बात है। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये तो बस शुरुआत थे। जो स्रोत हमारे पास हैं उनसे तो लगता है ये सभ्यता बहुत बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। हाँ, काफी बड़े इलाके में। जैसे गुजरात में लोथल का जिक्र है, वो एक बंदरगाह शहर था। बंदरगाह, सोचिए, समंदर किनारे एक शहर जहां से जहाज आते जाते होंगे दूर दराज के इलाकों से। बिल्कुल, ये तो पक्का एक बड़ा व्यापार का केंद्र रहा होगा। हाँ। और गुजरात में ही एक और जगह है, धौलावीरा। वहाँ की पानी की व्यवस्था, मतलब कमाल की जल प्रबंधन प्रणाली मिली है वहाँ। उस जमाने में पानी जमा करना, साफ करना, इस्तेमाल करना, ये तो दिखाता है कि कितने जबरदस्त इंजीनियर रहे होंगे वो लोग। हाँ वाकई। फिर राजस्थान में कालीबंगन है, वहाँ जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, शायद दुनिया में खेती के सबसे पुराने सबूतों में से एक। और हरियाणा में राखीगढ़ी का भी नाम है। कहते हैं ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। जी हाँ, राखीगढ़ी काफी बड़ा है। ये सारे शहर, ये कस्बे, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बताते हैं कि ये सभ्यता सिर्फ एक नदी के किनारे नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े भूभाग पर फैली हुई थी। सही। और इन सब जगहों पर एक चीज जो बहुत हैरान करती है और जिसका जिक्र इन स्रोतों में बार बार आता है, वो है इनकी टाउन प्लानिंग, नगर योजना। हाँ, ये तो मतलब दिमाग चकरा देती है। कोई ऐसी वैसी बसावट नहीं थी, पूरी प्लानिंग लगती है। बिल्कुल सोची समझी व्यवस्था। जानकारी यही इशारा करती है कि शहर अक्सर दो हिस्सों में बटे होते थे। एक थोड़ा ऊंचाई पर, हाँ, गढ़ जैसा, जिसे गढ़ी या अंग्रेजी में सिटाडेल कहते हैं। शायद वहां कोई शासक वर्ग या महत्वपूर्ण इमारतें रही होंगी, हो सकता है। और दूसरा हिस्सा नीचे की तरफ रिहायशी इलाका, जिसे लोअर टाउन कहा गया है, आम लोगों के घर वगैरह। और कमाल की बात यह है कि इन शहरों की बनावट में एक जैसी चीजें दिखती हैं, मतलब एक रूपता है। हाँ, जैसे घर बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल, और वो भी ज्यादातर एक ही साइज की, स्टैंडर्ड साइज की ईंटें। और सड़कें भी सीधी और कभी कभी एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई। ग्रिड पैटर्न जिसे कहते हैं। जी, ग्रिड पैटर्न। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बाकायदा नक्शा बनाकर शहर बसाया हो। लेकिन मेरे लिए तो सबसे आश्चर्यजनक चीज है उनकी साफ सफाई की व्यवस्था, खासकर पानी निकालने का इंतजाम। हाँ, ड्रेनेज सिस्टम। स्रोत बताते हैं कि हर घर में बाथरूम होता था और गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां थीं। हाँ। ये नालियां फिर सड़कों के किनारे बनी मेन नालियों से जुड़ती थीं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये ढकी हुई होती थीं। ढकी हुई नालियां, सोचिए 4500 साल पहले। आज भी कई शहरों में ये सपना ही है। सही कहा। और ये योजना सिर्फ घरों तक नहीं थी, हमें बड़ी सार्वजनिक इमारतें भी मिली हैं। जैसे
जैसे हड़प्पा में अनाज रखने के बड़े भंडार मिले हैं, ग्रैनरीज जिन्हें कहते हैं। अच्छा, अन्न भंडार, ये शायद अनाज जमा करने के लिए होंगे, मुश्किल वक्त के लिए या व्यापार के लिए। हाँ, दोनों हो सकता है। और मोहनजोदारो का विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। वो सिर्फ एक तालाब नहीं है, उसकी बनावट, सीढ़ियां, आसपास के कमरे, ये सब इशारा करते हैं कि ये शायद किसी सामूहिक, हो सकता है धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता हो। मतलब पानी और सफाई का जरूर कोई गहरा सांस्कृतिक महत्व रहा होगा उनके लिए। बिल्कुल। और कुछ जगहों पर असेंबली हॉल्स जैसे ढांचे भी मिले हैं, सभा भवन टाइप के। कमाल का था। हाँ, गजब। अच्छा, ये तो हुई शहर की बात, पर इतने बड़े, इतने व्यवस्थित शहर चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? अर्थव्यवस्था कैसी थी इनकी? क्या पता चलता है स्रोतों से? देखिए, अर्थव्यवस्था का आधार तो काफी मजबूत था, कई चीजों पर टिका था। खेती तो थी ही सबसे मुख्य। हाँ, वो तो होगी ही। गेहूं और जौ, ये उनकी रोज की फसलें थीं। साथ में तिल भी उगाते थे और कपास भी। कपास, हाँ, कपास का जिक्र तो बहुत जरूरी है। इन दस्तावेजों से एक बड़ी दिलचस्प बात पता चलती है कि दुनिया में कपास की खेती का पहला सबूत शायद यहीं हड़प्पा सभ्यता से मिला है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है। मतलब हो सकता है दुनिया को सूती कपड़े का तोहफा यहीं से मिला हो? ये तो एक ऐसी विरासत है जो आज भी भारत से जुड़ी है। बिल्कुल। खेती के साथ साथ पशुपालन भी बहुत अहम था। गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, यहाँ तक कि ऊंट भी पालते थे। ऊंट भी? अच्छा। हाँ, और वो जो बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं या मोहरों पर बैल की आकृतियां हैं, उनसे लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन में और शायद खेती में भी इनका इस्तेमाल होता था। और उद्योग धंधे? मिट्टी के बर्तन तो बनाते ही थे, वो तो हमने बात की। हाँ, उसमें तो माहिर थे। स्रोत बताते हैं कि वो खूबसूरत मनके, मतलब बीड्स बनाने में भी उस्ताद थे। हाँ, वो गहनों में इस्तेमाल होते होंगे जी। कीमती पत्थरों से, सोने चांदी से, शंख से भी बनाते थे, खिलौने भी बनाते थे, और धातु का काम भी खूब होता था, खासकर तांबा और कांसा। तभी तो कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं इसे। औजार, बर्तन, मूर्तियां। हाँ, कांसे का इस्तेमाल काफी था। और व्यापार भी इनकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। अच्छा। सिर्फ आपस में ही या बाहर भी? नहीं, सिर्फ आपस में नहीं। हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग शहरों के बीच तो लेन देन होता ही था, पर सबूत मिले हैं कि इनके व्यापारिक रिश्ते मेसोपोटामिया, आज का इराक, हाँ, और फारस यानी आज का ईरान, इन जैसी दूर की सभ्यताओं से भी थे। अरे वाह। वो जो लोथल का बंदरगाह मिला है, वो इसी समुद्री व्यापार का सबूत है। वहां से मेसोपोटामिया की मोहरें भी मिली हैं। ये तो पक्का सबूत है फिर। पर एक और दिलचस्प बात पता चलती है स्रोतों से कि उनके पास शायद सिक्के या करेंसी नहीं थी। हाँ, ये बात है। तो फिर इतना बड़ा व्यापार चलता कैसे था बिना सिक्कों के? ये अच्छा सवाल है। ज्यादातर यही अनुमान है कि व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, बार्टर सिस्टम। बार्टर मतलब एक चीज के बदले दूसरी चीज। हाँ, सोचिए कितना मुश्किल हिसाब किताब रखना पड़ता होगा। हाँ, वो तो है। तो हमने देखा कि आर्थिक रूप से ये सभ्यता काफी संपन्न और संगठित थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन इतने प्लान्ड शहरों में जो लोग रहते थे, उनका आपसी ताना बाना कैसा था? समाज कैसा था उनका? क्या पता चलता है हमें? देखिए, समाज के बारे में जानकारी थोड़ी धुंधली है, पूरी तरह साफ नहीं है, पर ऐसा लगता है कि समाज में बहुत ज्यादा ऊंच नीच या वर्ग भेद नहीं था। मतलब जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया में था वैसा नहीं? हाँ, वैसा नहीं, क्योंकि खुदाई में कोई बहुत बड़े महल या राजाओं की शानदार कब्रें नहीं मिली हैं। ये बात तो बाकी चौंकाती है। तो फिर शासन कौन चलाता था? कोई राजा नहीं, सम्राट नहीं, ये कैसे हो सकता है? स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? स्पष्ट रूप से तो नहीं। ये हड़प्पा सभ्यता के बड़े रहस्यों में से एक है। अच्छा। कुछ अनुमान है कि शायद शहरों का शासन व्यापारियों की समितियां चलाती हों, या शायद पुरोहित वर्ग के हाथ में हो। जो भी व्यवस्था थी वो थी बड़ी कुशल, ये तो मानना पड़ेगा। तभी इतने बड़े पैमाने पर योजना और व्यवस्था लागू हो पाई। समाज में अलग अलग काम करने वाले लोग तो थे ही, किसान, कारीगर, व्यापारी, शायद कुछ प्रशासक भी। और महिलाओं की क्या स्थिति थी? उन दस्तावेजों में मातृ देवी की पूजा का जिक्र बार बार आता है। मिट्टी की नारी मूर्तियां भी बहुत मिली हैं। हाँ, मिली हैं। तो क्या इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी या समाज मात्र सत्तात्मक था? देखिए, मातृ देवी की मूर्तियों का मिलना ये तो दिखाता है कि जीवन और उर्वरता देने वाली शक्ति के रूप में नारी का सम्मान था। हाँ, इससे ये अनुमान जरूर लगाया जाता है कि समाज में महिलाओं की भूमिका अहम रही होगी, लेकिन समाज पूरी तरह मात्र सत्तात्मक था या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ये अभी भी अनुमानों के दायरे में ही है। ठीक है, अब जरा धर्म और मान्यताओं की बात करें। ऐसा लगता है कि हड़प्पावासी काफी धार्मिक थे।
हाँ, धार्मिक प्रवृत्ति तो लगती है। मातृ देवी की पूजा तो थी ही, जैसा आपने कहा। इसके अलावा कुछ मोहरों पर एक खास आकृति मिलती है। एक व्यक्ति योगी की तरह बैठा है, पालथी मारे हुए, हाँ, सिर पर सींग जैसा मुकुट। और चारों तरफ जानवर हैं। कई विद्वान इसे पशुपति कहते हैं, जानवरों का देवता या शिव का शुरुआती रूप। हाँ, ये पशुपति वाली मोहर बहुत प्रसिद्ध है, हालांकि इसकी व्याख्या पर भी अभी बहस चलती है। अच्छा, इसके अलावा पेड़ों की पूजा के भी संकेत मिलते हैं, खासकर पीपल के पेड़ की पूजा लगती है। और जानवर? मोहरों पर तो जानवरों की तस्वीरें भरी पड़ी हैं। हाँ, एक सींग वाला बैल, हाँ, यूनिकॉर्न जैसा बैल। हाथी, गैंडा, बाघ। लगता है जानवरों का उनके जीवन में और शायद उनके विश्वासों में भी बड़ा महत्व था। और क्या वे मौत के बाद की जिंदगी में यकीन रखते थे? जो कब्रों से सामान मिला है, जैसे मिट्टी के बर्तन, गहने, क्या वो इसी तरफ इशारा करते हैं? ऐसा अनुमान लगाया जाता है। शवों के साथ ये चीजें मिलना ये संकेत देता है कि शायद वो मानते थे कि मरने के बाद भी जीवन है और इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। और पूजा के तरीकों को देखें तो लगता है वो मूर्ति पूजा भी करते थे, जैसे मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, और प्रतीक पूजा भी करते थे, जैसे पेड़, जानवर या फिर लिंग और योनि के प्रतीक पत्थर मिले हैं। वाकई उनकी दुनिया विश्वासों और कला से भरी हुई लगती है। अब जरा उनकी कला और संस्कृति पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। इन स्रोतों में कला के कौन से नमूनों का खास जिक्र है? कला के क्षेत्र में भी हड़प्पा सभ्यता पीछे नहीं थी, बिल्कुल नहीं। मूर्ति कला के 2 नमूने तो मतलब विश्व प्रसिद्ध हैं। हाँ, कौन से? एक तो मोहनजोदाड़ो से मिली कांसे की बनी एक छोटी सी मूर्ति है, नृत्य करती नर्तकी, डांसिंग गर्ल। हाँ, वो तो देखिए, उसकी जो भंगिमा है, उसका आत्मविश्वास आज भी हैरान कर देता है। बिल्कुल। और दूसरी है सेलखड़ी पत्थर से बनी एक दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति। उसे अक्सर प्रीस्ट किंग या पुजारी राजा कह देते हैं। वो अच्छा, पुजारी राजा? हालांकि पक्का नहीं पता वो कौन था। नहीं, पक्का नहीं, ये बस एक नाम दे दिया गया है। उसके शॉल पर एक खास तिब्बतिया पैटर्न बना हुआ है। वो शायद उस समय की कारीगरी का एक अच्छा नमूना है। और मिट्टी के बर्तन, वो तो उनकी पहचान ही थे एक तरह से। बिल्कुल, लाल और काले रंग के चमकदार पेंट किए हुए मिट्टी के बर्तन, रेड एंड ब्लैक वेयर, ये उनकी खासियत थी। उन पे डिजाइन भी होते थे शायद। हाँ, अक्सर ज्यामितीय डिजाइन होते थे या पेड़ पौधे, पशु पक्षी बने होते थे। ये बर्तन रोज के इस्तेमाल के साथ साथ शायद खास मौकों पर भी काम आते होंगे। और उनकी मोहरें, सील्स, ये तो जैसे हड़प्पा सभ्यता का पहचान पत्र ही बन गई हैं। छोटी छोटी, ज्यादातर चौकोर। हाँ, सेलखड़ी यानी स्टीटाइट जैसे मुलायम पत्थर से बनी होती थी, और उन पर जानवरों की इतनी बढ़िया नक्काशी। और साथ में कुछ लिखावट भी होती है। इनका क्या काम होता होगा? अनुमान तो यही है कि इनका इस्तेमाल व्यापार में ठप्पा लगाने के लिए होता होगा जी। या मालिकाना हक जताने के लिए, या शायद पहचान पत्र की तरह भी। इन पर बने जानवरों की तस्वीरें, जैसे वो एक सींग वाला बैल और वो रहस्यमयी लिखावट, हाँ। ये मोहरें आज भी इतिहासकारों के लिए बहुत बड़ा शोध का विषय है। और गहनों का भी जिक्र है स्रोतों में। लगता है सजना संवरना उन्हें पसंद था। हाँ, ऐसा लगता है। स्रोत बताते हैं कि सोना, चांदी, तांबा, कीमती पत्थर जैसे लापिस लजूली, कार्नेलियन और यहाँ तक कि मिट्टी और शंख से बने तरह तरह के गहने, हार, कंगन, बालियां स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। दोनों पहनते थे? अच्छा जी। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज है जो सबसे ज्यादा उत्सुकता जगाती है और शायद सबसे ज्यादा निराशा भी। वो है उनकी लिपि। वो जो लिखावट मिली है मोहरों पर, बर्तनों पर, वो क्या है? वो एक चित्रलिपि है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, जिसमें आवाजों के बजाय चित्रों या चिन्हों का इस्तेमाल होता है। अच्छा। इसमें सैकड़ों अलग अलग चिन्ह हैं, पर सबसे बड़ी पहेली, सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आज तक कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। कोई भी नहीं। सोचिए, हजारों मोहरें, हजारों लेख, पर हम पढ़ नहीं सकते कि उनमें क्या लिखा है। जी। ये तो ऐसा है जैसे किसी खजाने की चाबी खो गई हो। अगर ये लिपि पढ़ ली जाए तो स्रोतों से शायद हमें उनकी रोज के जीवन, उनके व्यापार, उनके साहित्य की सीधी झलक मिल सकती है। बिल्कुल। वो आवाजें जो हजारों सालों से खामोश हैं, शायद फिर से सुनाई दे। हाँ। ये लिपि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। न जाने कितने राज छुपाए हुए हैं अपने अंदर। इतनी शानदार, इतनी व्यवस्थित, इतनी फैली हुई सभ्यता, आखिर इसका अंत कैसे हुआ? जानकारी तो यही कहती है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास ये शहर उजड़ने लगे। पर क्यों? क्या हुआ था? ये भी एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकारों में पूरी सहमति नहीं है। अच्छा, यहाँ भी मतभेद हैं। हाँ,
कोई एक कारण नहीं लगता, बल्कि ऐसा माना जाता है कि कई वजह मिलकर जिम्मेदार रही होंगी। जैसे कि भी एक बड़ा कारण माना जाता है। कहते हैं कि प्राचीन सरस्वती नदी, जिसके किनारे बहुत सी हड़प्पा बस्तियां थीं, वो धीरे धीरे सूख गई। तो उससे खेती और जीवन मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल। फिर जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, मौसम में बड़े बदलाव हुए होंगे, जैसे मॉनसून का कमजोर पड़ना, उसने भी शायद खेती को बर्बाद किया होगा। और एक थ्योरी बाहरी आक्रमण की भी तो सुनते हैं, आर्यों के आक्रमण वाली बात। हाँ, ये थ्योरी काफी समय तक चर्चा में रही है, लेकिन जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, ये अब काफी विवादित मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसके समर्थन में कोई बहुत ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं मिले हैं। हाँ, कुछ कंकालों पर चोट के निशान जरूर मिले हैं, पर वो किसी बड़े हमले या युद्ध का निर्णायक सबूत नहीं माने जाते। तो कुल मिलाकर पतन की कहानी भी थोड़ी उलझी हुई है, कोई एक सीधा जवाब नहीं है। सही कहा। ज्यादा संभावना यही लगती है कि अंदरूनी कमजोरियां रही होंगी, साथ में पर्यावरण में बदलाव हुए, जैसे नदियों का सूखना, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, और शायद कुछ हद तक बाहरी दबाव भी रहा हो। इन सब ने मिलकर इस महान सभ्यता को धीरे धीरे खत्म कर दिया। एकदम से नहीं हुआ मतलब? नहीं, एकदम से नहीं। ये शायद सदियों तक चलने वाली एक प्रक्रिया रही होगी। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता की कहानी। जैसा कि हमें इन उपलब्ध स्रोतों से पता चलता है, एक ऐसी सभ्यता जिसने आज से हजारों साल पहले शहरी जीवन, योजना, सफाई, कला, इसके ऐसे मानक बनाए जो आज भी हैरान करते हैं। निस्संदेह उनका जो नगर नियोजन था, खासकर वो पानी की निकासी का सिस्टम, वो तो आज भी प्रेरणा दे सकता है। हाँ। उनकी कला, उनकी मुहरें, उनके मन के बनाने की तकनीक, कपास की खेती की शुरुआत, ये सब उनकी देन है। ये सिर्फ प्राचीन भारत की नहीं, बल्कि दुनिया की शुरुआती महान शहरी सभ्यताओं में से एक थी, और इसकी छाप बाद की भारतीय संस्कृतियों पर भी दिखाई देती है। वाकई एक अद्भुत सफर था ये, और जाते जाते मन में वही सवाल फिर घूम रहा है। जरा सोचिए, अगर कभी किसी दिन हड़प्पा की वो रहस्यमयी लिपि पढ़ ली जाए, हाँ, तो इस महान सभ्यता के बारे में और कितने अनजाने पहलू हमारे सामने आ सकते हैं ना। उनके विचार, उनका साहित्य, उनका विज्ञान, समाज के नियम, वो सब कुछ जो अभी सिर्फ खंडहरों और अनुमानों में दबा है, शायद अचानक जिंदा उठे। इतिहास की हमारी समझ कितनी बदल सकती है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी खोज होगी अगर कभी ऐसा हो पाया।